नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 12 इतिहास का आज का तीसरा लेसन है बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज। टाइम वही है जो दूसरे लेसन को हो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में। दोनों में अंतर के रगो दूसरे लेसन में आफा राजा, किसान और नगर, आरंभिक साम्राज्य आफा देखो 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच को टाइम देखो तो बिम राजा की प्रकार से हो प्रशासन कया चाल तो कौन कौन सा ये टाइम पीरियड के अनुसार आपने वो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा साम्राज्य स्थापित किया गया। बिम आफा देखो हो कि मौर्य साम्राज्य और गुप्त साम्राज्य स्पेशली आफा देखो हो उपमहाद्वीप को विकास देखो हो। इनमें टाइम वही है लेकिन थोड़ा सा हटके इम सिस्टम देखांगा बंधुत्व, जाति, वर्ग, आरंभिक समाज। इम आपने जो नज़र रहेगी वो बंधुत्व भाईचारे पर रहेगी, परिवार पर रहेगी और समाज पर रहेगी। कई प्रकार को समाज हो, विवाह वगैरह पर रहेगी। कौन कौन सा विवाह मनुस्मृति का अनुसार 8 प्रकार का जो विवाह ब्रह्मदेव, प्रजापति, आर्ष, असुर, गंधर्व, राक्षस, पिशाच, ये विवाह देखेंगे। उसके बाद में अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, नियोग विवाह, इनको हम देखेंगे। बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह और चांडालों के कर्तव्य इसमें हम देखेंगे। लेकिन इसको जानने के लिए, ये सारी चीज़ जानने के लिए ये तो है नहीं कि हम यहाँ से उड़े और उस समय चले गए 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच चले गए। ये सिस्टम नहीं होता। जैसे हमने मौर्य साम्राज्य को जानने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया था, चित्रों का सहारा लिया था। गुप्त साम्राज्य को जानने के लिए हमने कुछ प्रशस्तियों का सहारा लिया था, सिक्कों का सहारा लिया था, साहित्य का सहारा लिया था। ऐसे ही इसमें हम कुछ बुक का सहारा लेंगे जिससे आपको पता लगेगा कि उस समय की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की थी। तो इसमें स्थिति जानने के लिए हम महाभारत को थोड़ा सा हम जानेंगे कि महाभारत है वो एक लंबा चलने वाला ग्रंथ था। किस प्रकार से उसमें क्या क्या लिखी गई है, कौरव और पांडव का इसमें युद्ध का वर्णन मिलता है, द्रौपदी के विवाह का वर्णन भी इसमें हम जानेंगे। उसके बाद में हम थोड़ा सा गीता को भी जानेंगे, महाभारत को स्पेशली इसमें जानेंगे। महाभारत के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊंगा कि कैसे क्या सिस्टम उस समय अपनाए गए थे समाज में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों महाभारत, है ना। तो महाभारत इसका देखो, पहले इसको जानेंगे फिर इसका समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार से किया गया वो जानेंगे। तो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक ग्रंथ था। कौन सा था? महाभारत था। ये एक विशाल महाकाव्य था। इसमें 1 लाख श्लोक है, वो वर्तमान में है। वर्तमान में कितने श्लोक है? 1 लाख श्लोक है। और इसमें क्या है कि विभिन्न सामाजिक श्रेणियों का इसमें लेखा जोखा है। अलग अलग वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी का अलग अलग कार्य था। और यहाँ से प्रश्न भी पूछा जाएगा, ध्यान से आपको देखना है। इसके महाभारत की मुख्य कथा है वो 2 परिवारों पर आधारित थी। 2 परिवार कौन कौन से थे? एक कौरव, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, दूसरा पांडव। ये कौरव और पांडवों के बीच का इसमें वर्णन मिलेगा दोस्तों। इनके युद्ध के बारे में कुछ विवरण मिलेगा, बाकी तो हमें समाज की स्थिति में थोड़ी चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग देखनी है जिसका संबंध सीधा आपके पेपर से हो। अब महाभारत काल में आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन कौन कौन से हुए वो चीज आपको जाननी है। तो यहाँ जो लोग रह रहे थे इस टाइम के दौरान, कब? 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच, उनमें एक जैसा सिस्टम तो रहा नहीं। उनमें राजनीतिक परिवर्तन भी हुए, आर्थिक परिवर्तन भी हुए, सामाजिक परिवर्तन भी हुए, वन क्षेत्रों का भी इसमें विस्तार हुआ दोस्तों। और नए नए शिल्प कार्य का भी इसमें विकास हुआ, नए नए शिल्प कार्य के समूह का उदय हुआ। आर्थिक असमानता में धीरे धीरे वृद्धि हुई, जैसे कि पॉलिटिकल में भी आपने पढ़ा होगा, यूएसएसआर का पतन होता है। तो कहने का मतलब है कि हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती, अमीर और अमीर बनता गया, इसमें गरीब और गरीब बनता गया, ऐसी स्थिति इसमें पनप गई थी।
शहरीकरण का तेजी से विकास हुआ। इसमें देखो इस टाइम पीरियड में क्या होता है, गाँव को छोड़कर लोग शहरों की ओर पलायन है वो शुरू कर देते हैं। उसके बाद में महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण की मैं बात करूं तो आपको नाम याद रखना है वी.एस. सुखथांकर। कहीं कहीं पर आपको सुथांकर ऐसे भी मिल जाएगा, ठीक है। सीधा सा सवाल है कि 1919 की ये बात है, कब की बात है, 1919 की ये बात है। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था, कौन था, वी.एस. सुखथांकर था। इसने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार किया, ठीक है। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयारी शुरू की 1919 में। कब तैयारी की, 1919 में उन्होंने महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करना शुरू कर दिया था। 47 वर्ष इसमें टोटल टाइम लगा। कितना लगा, 47 वर्ष इसमें टोटल टाइम लगा दोस्तों। और इसमें 13,000 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ हैं, 13,000 पृष्ठ है। और इस प्रक्रिया में उन्होंने क्या किया, महाभारत का जब समालोचनात्मक संस्करण किया तो थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं दोस्तों। उसने जो विभिन्न पांडुलिपियां थी, इससे संबंधित जो पत्र थे, संबंधित जो भी वस्तुएं थी, उनको एकत्रित करके ये जानने की कोशिश कर रहा था कि भारत में महाभारत काल में कितनी तो समानताएं हैं, कितनी असमानताएं हैं, है ना। तो उसने क्या किया, किसने, वी.एस. सुखथांकर ने। समालोचनात्मक महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किसने किया, वी.एस. सुखथांकर ने किया। कब शुरू किया, 1919 में किया। कितने पृष्ठ है, 13,000 पृष्ठ है। कितना टाइम लगा, 47 वर्ष इसमें पूरे हुए। अब इस प्रक्रिया में वी.एस. सुखथांकर के सामने दो बातें निकलकर सामने आई। दो बातें कौन कौन सी कि एक तो महाभारत में उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो पांडुलिपियां मिली उसमें काफी समानताएं थी। क्या थी, काफी समानताएं थी। एक उन्होंने ये देखा कि इन्हीं के बीच में जो क्षेत्रीय असमानताएं थी, इसके आधार पर यह लगा कि महाभारत में क्या है कि क्षेत्रीय विभिन्नता के अकॉर्डिंग अलग अलग असमानताएं हैं। दोनों चीजें उन्होंने कह दी और स्वाभाविक भी है, एक जैसी नहीं मिलती, सभी के लाभ हानि हर चीज के होते हैं, तो इसमें समानताएं भी मिलेगी, असमानता भी मिलेगी। उसके बाद हम जानेंगे, प्रश्न आपके बनेगा परिवार से। ध्यान से आप देखें। अब परिवार, इसमें देखो कुछ लोग रहते हैं, ठीक है। इस लोगों के समूह को परिवार कहते हैं। ये आपस में संबंधी होते हैं, है ना। जैसे माता पिता, ये इसकी बेटी हो गई, ये इसका बेटा हो गया, दादा दादी, ये चीज हो गई। तो ये आपस में क्या है, संबंधी हैं, संबंध है ना इनका, एक दूसरे से संबंधी है ये, ठीक है। तो परिवार किसे कहेंगे कि परिवार एक बड़े समूह का भाग होता है। बड़ा समूह बन गया, इसमें काफी लोग रह रहे हैं, इनका एक समूह बन गया। इस समूह को क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। अब ये जो समूह है, समझ रहे हो आप, इसमें ये सभी क्या है, एक दूसरे से संबंधित है, संबंधित है ना, संबंध है इनका एक दूसरे, कोई भाई बहन है, कोई माता पिता है इनका। उसके बाद क्या है कि संबंधियों को जाति समूह कहा जाता है। समझे आप, ये इसमें कुछ संबंधी हो गए, आपस में इनमें संबंध है, इसका एक बड़ा समूह वो परिवार हो गया। अब ऐसे ही परिवारों को आपस में जो संबंध होता है, जो सिर्फ इनका संबंधी होता है, ऐसे नहीं कि जैसे ये राजपूत परिवार, ये जाट परिवार, थोड़ा सा समझे। परिवार इसमें भी होगा, परिवार इसमें भी होगा, प्रत्येक जाति में होगा। इसमें भी ये लोग रहने वाले हैं, कोई बस जाति का ही अंतर है।
अब आपस में जो संबंधी हैं, संबंधियों के बड़े समूह को परिवार कहते हैं। और ये जो संबंधी हैं आपस में, ये जो संबंधी बन गए, इससे और संबंध बनेंगे। हमने सिर्फ देखा कि ये माता पिता, दादी दादा, इसके ये बेटा बेटी हो गए। इसके बाद में और संबंध भी तो निकलेंगे, जैसे चाचा ताऊ, मामा मामी, नाना नानी, ठीक है, और काफी संबंधी हैं इसमें। तो ये जो सारे संबंधियों का समूह है वो क्या कहलाएगा? जाति कहलाएगा। इससे प्रत्येक में से बन जाएगा। क्या कह रहा है कि परिवार एक बड़े समूह का भाग होते हैं जिन्हें हम संबंधी कहते हैं। संबंधियों को जाति समूह कहा जाता है। और संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए किया जाता है। संस्कृत ग्रंथों में परिवार को, ध्यान से देखें, परिवार को छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिवार को कुल कहा जाता है। किसमें? संस्कृत ग्रंथों में। कि हम भी देखते हैं कि कुल का नाम क्या है, अच्छा नाम क्या है कुल का, बुरा नाम क्या है कुल का, ये चीज़ें होती है। परिवार को ही कुल कहते हैं, ठीक है। तो परिवार के लिए कुल शब्द का प्रयोग होता है और जाति का बांधुओं के समूह के लिए होता है। ये आपस में जो संबंधी हैं इनका प्रयोग है वो जाति के लिए होता है। जो आपसे संबंधी हैं, ये संबंधी बड़ा समूह बनाता है, उसे जाति कहते हैं। अब ब्राह्मणों के अनुसार वर्णों की उत्पत्ति कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, याद रखना आपको, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। कौन सी वर्ण व्यवस्था? जो 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब एक विराट देवता या ब्रह्म देवता या ब्रह्मा देवता, इसको अलग अलग बांटा गया है कि इसके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हो आप? और इसके अलग अलग कार्य भी हम जानेंगे कि विराट नामक या ब्रह्म नामक जो देवता है, इसके मुख से ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। इसके भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है। इसके जंघा से किसकी उत्पत्ति होती है? वैश्य की। और इसके पैरों से किसकी उत्पत्ति होती है दोस्तों? कौन सा बच गया? शूद्र की उत्पत्ति होती है। ये आपको याद रखना है। ये विराट नामक देवता है या ब्रह्म देवता है, इसके मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति, इसकी भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति, इसकी जंघा से वैश्य की उत्पत्ति और इसके पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। ये बताया गया है। उसके बाद इसके अलग अलग कार्य हैं कि ब्राह्मण वर्ण का जो कार्य है वो क्या है दोस्तों? कि वेदों की शिक्षा लेना, वेदों की शिक्षा देना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, मंत्र पढ़ना और दान लेना, ये किसके कार्य हैं? ब्राह्मण वर्ण के। क्षत्रिय वर्ण के कार्य की मैं बात करूं तो जनता को सुरक्षा प्रदान करना, ये युद्ध में काम में आते हैं। युद्ध करना, न्याय करना, दान देना, दोनों में अंतर रखना है। दान लेना किसका काम है? ब्राह्मण का। दान देना किसका काम है? क्षत्रिय का। वैश्य की बात करूं मैं दोस्तों तो कृषि करना, व्यापार करना, पशुपालन करना और दान देना, इसका काम भी है दान देना। शूद्र का काम है उपरोक्त तीनों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनकी सेवा करना, ये शूद्र का काम है। अलग अलग इसमें बताया गया है कि ऐसे ऐसे काम है उस टाइम में हुआ करते थे। उसके बाद मैं बात करूं स्त्रियों के गोत्र की, तो स्त्रियों के गोत्र के नियम कौन से थे? तो इसमें पहला नियम तो ये दिया गया है कि जब स्त्री का विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद वो पति का गोत्र लगाएगी, ठीक है।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले इसका कोई अलग गोत है, फिर विवाह के बाद पति का अपना गोत छोड़ देगी, पति का गोत लगाएगी। दूसरा, आपसी गोत्र में विवाह नहीं करेंगे। जैसे कि हिंदू धर्म में आज भी मान्यता है कि लगभग 4 गोत्र है वो टाले जाते हैं, जिसमें खुद का, माँ का, नानी का और दादी का, ये गोत्र टालकर ही विवाह किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक तो विवाह के बाद वो पति का गोत्र लगाएगी, दूसरा एक ही गोत्र के सदस्य है वो आपस में विवाह नहीं करेंगे, ये गोत्र है वो इसको अलग रखेंगे, टालेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था के नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों की प्रमुख नीतियां कौन कौन सी थी। तो ये जो वर्ण व्यवस्था बनी आ रही थी, इसमें ब्राह्मण ये सोचते थे कि ये व्यवस्था बनी रहे, उसके लिए उन्होंने ये कहा कि राजा को भी उन्होंने ये कहा कि ये जो व्यवस्था बनी आ रही है इसको चालू रखा जाए, क्योंकि ये विराट नामक, ब्रह्मा नामक देवता द्वारा ये बनाई गई है। इसकी उत्पत्ति एक दिव्य प्रणाली है और ब्राह्मण है वो देवता माना जाता है। ब्राह्मणों ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि ये प्रतिष्ठा ये जन्म पर ही आधारित होती है। ब्राह्मण राजाओं को समय समय पर ये उपदेश देने के लिए कहते थे कि आप जनता को बताओ कि ब्राह्मण वो सर्वश्रेष्ठ है और इस वर्ण व्यवस्था का पालन किया जाए, ठीक है। उसके बाद में मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य क्या है, कार्य कौन कौन से हैं। चांडालों के कर्तव्य की बात करूं मैं दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो यह कि चांडाल जो थे वो शमशान घाट के आसपास रहते थे। शमशान घाट मतलब गांव में वो नहीं रहते थे। वो फेंके हुए बर्तन और वस्त्रों का यूज करते थे। वो दिन में बाहर गांव में नहीं निकल पाते थे और वो लोहे के आभूषण पहनते थे, ठीक है। ये चीज आपको इसमें लिखनी है कि चांडाल लोहे के आभूषण पहनते थे, शमशान भूमि में रहते थे, फेंके हुए वस्त्र और बर्तनों का उपयोग करते थे। ये रात्रि में गांवों और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे और ये साफ सफाई का कार्य करते थे। याद रह जाएगा चांडालों के कर्तव्य या कार्य कौन कौन से थे। साथियों, एक चीनी यात्री था जिसका नाम था फासियन, नाम सुना होगा आपने। इसका क्या मानना था कि जब ये चांडाल है वो गांव में सड़क पर आते थे तो करताल बजाकर सूचना दी जाती थी, जिससे बाकी लोग है वो इधर उधर हो जाते थे, उनका सामना नहीं होता था। और चीनी यात्री स्वेन सांग ये क्या कहते हैं कि जो ये चांडाल थे इनका ज़्यादातर कार्य वो साफ सफाई का ही था, ठीक है। उसके बाद एक हम देखेंगे कि राजा है वो ज़्यादातर क्षत्रिय होते थे, लेकिन कुछ ऐसे वंश भी आए क्या जो क्षत्रिय नहीं थे। तो उनमें कौन कौन से हैं, प्रश्न आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप कहाँ तक सहमत है कि क्षत्रिय वंश से राजा होते थे, ठीक है। इनके अलावा कौन से थे वो आपको बताना है। तो आपको बताना है कि क्षेत्रीय वंश देख धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों के अनुसार केवल क्षेत्रीय वर्ण के राजा शासक होते थे, परंतु सभी शासक क्षेत्रीय नहीं होते थे। ज़्यादातर क्षेत्रीय होते थे परंतु सभी शासक क्षेत्रीय नहीं होते थे। उनके महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति है वो अन्य वर्णों से हुई है, जैसे शूद्र वर्ण से और ब्राह्मण वर्ण से, अलग अलग से, ठीक है। तो ज़्यादातर तो क्षेत्रीय हैं। अब सबसे पहले तो हम मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश है वो निम्न वर्ण का था, शूद्र वर्ण का था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। और दूसरा है शुंग और कैण्व वंश। शुंग और कैण्व वंश ये वंश मौर्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे। ये ब्राह्मण वंश से इसका संबंध था। फिर हम जाने कि शक वंश ये मध्य एशिया से भारत आए थे दोस्तों, और ब्राह्मण उन्हें मलेच्छ, बर्बर और विदेशी मानते थे, ठीक है। मलेच्छ मानते थे, बर्बर मानते थे, विदेशी मानते थे शक वंश को। सातवाहन की मैं बात करूं तो सातवाहन राजा ब्राह्मण वर्ण थे और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने समय को अनूठा ब्राह्मण कहा है। अतः हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय वर्णों के साथ
अन्य वर्णों में अन्य जो वर्ण के जो शासक थे उन्होंने भी शासन किया है। उसके बाद हम जानेंगे कि मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों और स्त्रियों के धन अर्जित करने के कितने तरीके थे। तो पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके थे और महिला के लिए 6 तरीके थे ये धन अर्जित करने के। तो धन अर्जित करने के पुरुषों के 7 तरीके बताए हैं। पहला, अपने पिता से विरासत में मिली जो विरासत जो मिलती है, पिता से विरासत मिलती है, आप समझ रहे हो, जैसे पिता के 100 बीघा जमीन है और वो जमीन क्या अपने पुत्र के आ जाती है, पोते के आ जाती है, ये है ना। और कोई अगर संपत्ति वगैरह हो तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये तो हो गई विरासत में। फिर संपत्ति की खोज करके, कुछ लोग संपत्ति की खोज भी कर लेते हैं, तो खोज से भी दूसरा हम लिखेंगे खोज करके। तीसरा है कि विजित करके, विजेता बनकर, है ना, जैसे कि राजा महाराजा होते हैं, विजित करके संपत्ति को बढ़ाते हैं। व्यापार में निवेश करके व्यापार भी करते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं, वो पूंजी उसमें आपको बेनिफिट देती है। कार्य करके लोग दैनिक कार्य भी करते रहते हैं, मजदूरी वगैरह, उससे भी। सज्जनों द्वारा मिली भेंट, तो सज्जनों द्वारा जो भेंट मिलती है, जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भेंट दे देते हैं, उससे भी क्या हो रहा है कि ये संपत्ति अर्जित करने के तरीके इसमें बताया है। खरीद कर का मतलब ये हुआ कि हमने कोई ऐसी वस्तु खरीद ली, जैसे सोना खरीद लिया। सोना आज 50 का भाव है सोना, और उसके बाद जब हम 15 साल बाद में बेचेंगे तो वो 60 का भाव हो जाता है उसका। तो इससे जो बेनिफिट हुआ वो खरीद कर इसमें आ जाएगा। उसके बाद जो महिला है उसको संपत्ति अर्जित करने के, धन अर्जित करने के 6 तरीके बताए हैं। तो एक तो विवाह के समय मिली भेंट। कौन से समय? विवाह के समय। विवाह के समय जैसे बान बनोरा हुए हैं और स्टेज प्रोग्राम हुआ है, 8 जो पैसा मिलने हैं, पहले तो ही दे दियो कि ब्याह का टाइम जो मिला भेंट बा इन गिनी जाएगी। दूसरों है कि स्नेह के रूप में पिता से मिले उपहार, पिता भी उपहार देता है, कोई तो सागड़ी से FD भी करवाते हैं, है ना। तो वो दो नंबर पर वो चीज़ हो गई। 3 नंबर पर हो गया कि माता से मिली भेंट, माता भी भेंट देती है। भाई से मिले उपहार, इसमें कोई कमाने वाला वो विजिट करके, वो सिस्टम नहीं है, दोनों में अलग अलग है। इसमें तो भेंट वगैरह उपहार वगैरह वही आ रहे हैं। तो माता से मिली भेंट, भाई से मिला उपहार, अपने पति से प्राप्त संपत्ति, पति की संपत्ति है वो भी पत्नी की होती है। और परवर्ती काल में सगे संबंधियों से मिले उपहार, सगे संबंधी जो आपस में होते हैं ना, वो उपहार, वो चीज़ इसमें आ जाएंगे। उसके बाद में महाभारत के लेखक तथा तिथियों पर आपको टिप्पणी लिखनी है। थोड़ा सा आपको बताना है कि महाभारत का काल कितना लंबा चला, किस प्रकार से चला था। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे, यह आपको पता है। ये बहुत बड़ा महाकाव्य है। कितने टाइम पीरियड में इसका रचना काल होता है? रचना काल की मैं बात करूं तो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच इसका रचना काल माना जाता है। और इतने टाइम तक ये कहते हैं कि एक रचयिता नहीं हो सकता। तो इसमें क्या है कि अनेक रचयिता हैं, अलग अलग काल में अलग प्रकार से इसमें लिखा गया। मूल कथा के रचयिता की मैं बात करूं साथियों तो महाभारत के मूल कथा का रचयिता भाट सारथी, जिन्हें सूत कहा जाता था। भाट सारथी मूल कथा का रचयिता भाट सारथी था, जिसे सूत कहा जाता है। उसके बाद हम देखें कि ब्राह्मणों द्वारा इसका रचना काल भी माना जाता है। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया था और इसे लिखा। वह काल था जिसमें कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा वो घूमती है, ये ब्राह्मणों के द्वारा रचना काल माना जाता है। और लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत के रचना काल का चरण माना जाता है। तो ध्यान दें कि 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति में मिलते जुलते उपदेशों को महाभारत से जोड़ा गया। इस समय विष्णु देवता की उपासना होती थी और महाभारत के महत्वपूर्ण नायक थे वो श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार है वो बताया गया है। उसके बाद साहित्यिक परंपरा के अनुसार मैं बात करूं जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और ज़्यादा मान्य मत है, इसके अनुसार महाभारत का रचयिता कौन था? वेद व्यास को माना जाता है। महाभारत पर छोटा प्रश्न आने पर हमें भी महाभारत का रचयिता किसे बताना है? वेद व्यास को बताना है। और प्रारंभ में 10,000 श्लोक थे, वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है।
और इन सभी बातों से सिद्ध होता है कि इसका एक लेखक नहीं हो सकता, लेकिन जो अंतिम रूप देते हैं या सबसे जो विश्वसनीय सबसे ज़्यादा मान्य मत है वो यही है कि महाभारत का रचयिता वेद व्यास है। उसके बाद में काफ़ी चीज़ इसमें बच गई, जैसे मनुस्मृति के अनुसार विवाह 8 प्रकार के विवाह है, और इसका जो पार्ट बच गया नेक्स्ट पार्ट से 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो पार्ट भी आप जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में व्लॉग चैनल का लिंक है, वो भी आप उसके वीडियो भी आप देखें। प्ले लिस्ट बना रखी है हिस्ट्री की, तो वहाँ जाकर आप प्रत्येक टॉपिक देख सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।